गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका BNSS की इस सीरीज में। इस क्लास में हम ये जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये BNSS है तो इसके सेक्शंस थोड़े लेंदी है। हर एक चीज हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि ये प्रोसीजर सिर्फ हमें जुडिशरी में नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में भी ये सारी चीजें आपको काम में आती है। हर एक सबसेक्शन मुझे डिटेल में बताने का इसलिए पड़ता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है बड़ा सेक्शन है, मेंस के लिए बनता है, LLB पर्पस से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये थोड़ी क्लासेस BNS से एक्स्ट्रा चलेंगी क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है। उससे पहले BNS का सेक्शन 1 से लेके 358 पूरी प्लेलिस्ट MDLO क्लासेस पे अवेलेबल है। पहली बार BNSS देख रहे हो तो इससे पहले वाले सारे सेक्शंस MDLO क्लासेस की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो सेक्शन 86 हमने कल 84 और 85 पढ़ा था। 86 हमें कहता है आइडेंटिफिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं एंड अटैचमेंट, कुर्की कर रहे हैं किसकी, ऑफ प्रॉपर्टी की, कौन से पर्सन की, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, जो उद्घोषित अपराधी है। अब हमने जो प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी की पहचान करनी है, जो प्रॉपर्टी हमने कुर्क की है। अब यहां से हमारा मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो छोटा सा क्वेश्चन बनता है और प्री का क्वेश्चन कि न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पद से, ये नीचे नहीं यहाँ पे ऊपर है, थोड़ी सी करेक्शन सही करना, कि कोर्ट क्या करेगा, या तो पुलिस अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP जिसे अपने बोलते हैं, या पुलिस कमिश्नर के पद के ऊपर के पुलिस अधिकारी के लिखित अनुरोध पर, जब इनमें से कोई रिटन में अनुरोध करता है कि पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए अनुबंधित राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। चैप्टर 8 में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति की प्रॉपर्टी का, कि जब कोर्ट को पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जिसे पुलिस अधीक्षक बोलते हैं या पुलिस आयुक्त जिसे पुलिस कमिश्नर बोलते हैं, अगर ये कोर्ट को कहते हैं कि हमें किसी प्रॉपर्टी की जब्ती करनी है, कुर्की करनी है, तो कोर्ट इनको ऑर्डर दे सकता है। कैसे ऑर्डर देगा, कि जो चैप्टर 8 में प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, कुर्की, जब्ती या पहचान कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर 8 हमें यही बताता है जो कुर्क संपत्ति है उसके बारे में, कि द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम ये रिटन रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, SP के रैंक से ऊपर का होना चाहिए, नीचे का नहीं होना चाहिए, और कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर पुलिस आयुक्त होना चाहिए, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्विजिशन, assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person, जो किससे कनेक्टेड है, proclaimed person की प्रॉपर्टी है, in accordance with the procedure provided in chapter 8। तो चैप्टर 8 में जो प्रोसीजर बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोर्ट इनको करने का ऑर्डर देगा। लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन कौन लगाता है, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, SP या पुलिस कमिश्नर। तो यहां से भी हमारा प्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा निकलता है, तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है। देन बात करते हैं सेक्शन 87 कहते हैं क्लेम्स। अब हम क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं टू अटैचमेंट। जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, या तो क्लेम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं। अब ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन हम कब करते हैं, तब देखो यदि सेक्शन 85 के तहत कुर्क की गई किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई पर्सन क्लेम करता है, जब 85 में हमने प्रॉपर्टी कुर्क की, क्योंकि हमने 3 और 4 पढ़ा था कि अटैचमेंट अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, तो जो 85 में हमारा अटैचमेंट हो रहा था, प्रॉपर्टी का कुर्क हो रही थी, तब अगर उसमें कोई क्लेम किया जाता है या कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ऐसी कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर उद्घोषित व्यक्ति के भिन्न अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस आधार पर कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का ऐसी संपत्ति में हित है, मतलब कि जिस पर्सन की आपको प्रॉपर्टी कुर्क करनी है
वो तो एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी है। मान लो एक्स पर्सन क्या था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, इस पर्सन की प्रॉपर्टी को कुर्क करना था, लेकिन क्या कर दिया, वाई पर्सन की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया। तो अब ये वाई पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि जो तुमने प्रॉपर्टी कुर्क की है वो प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन ये वाई पर्सन को ये ऑब्जेक्शन एंड क्लेम करना कितने दिन के अंदर है, ये यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का, कि जिस तारीख को, जिस दिन को प्रॉपर्टी कुर्क हुई, उस तारीख से अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन या क्लेम करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है वो गलती से किसी अदर पर्सन की कर दी गई है। तो यहाँ पे ये वाई पर्सन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन एंड क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस वाई पर्सन को 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और ऐसा हित धारा 85 के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि ये भाई मैं प्रोक्लेम्ड, ना तो मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूं और ना ही आप मेरी प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकते हो, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है इस केस में। तो दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और पूर्ण या आंशिक रूप से अनुमति दी जा सकती है या अस्वीकार किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि यस, ये जो प्रॉपर्टी हमने कुर्क की है 85 में वो प्रोक्लेम्ड पर्सन की नहीं है, हमने गलती से दूसरे पर्सन की कर दी, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर देगा, जो ऑर्डर दिया है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, वो कोर्ट ऑर्डर क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। या अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये ऐसे ही बीच में अपनी टांग अड़ा रहे, इसी की प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उस ऑर्डर को कंटिन्यू भी रख सकता है कि इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी attached under section 85 within 6th month from the date of such attachment। तो आपको ये जो ऑब्जेक्शन एंड क्लेम है कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, जिस दिन से अटैचमेंट हुई है उस दिन से अगले 6 महीने के अंदर अंदर, किसके द्वारा, बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं है, उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, उसके द्वारा करना होगा, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट ऑफ ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी and that such interest is not liable to the attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired, वो जांच की जाएगी उस ऑब्जेक्शन और क्लेम पे, and may be allowed or disallowed in whole or the part। तो कोर्ट को लगता है तो कंप्लीट पार्ट को एक्सेप्ट करेगा, डिनाई करेगा, वो कोर्ट को जैसी जांच करने के बाद जैसा रिजल्ट मिलता है वैसा कोर्ट काम करेगा। तो यहाँ से हमारा प्री और मेंस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन परंतु कहता है कि इस उपधारा के द्वारा अनुमत अवधि के भीतर किए गए किसी भी दावे या आपत्ति को, जो दावेदार या आपत्ति करता है कि मृत्यु हो जाने पर उसकी जगह पे कौन आएगा, उसका विधिक प्रतिनिधि आएगा। कि मान लो जिस पर्सन की प्रॉपर्टी थी जिसकी अटैचमेंट गलती से हो गई, तो उसकी जगह पे अगर वो मर जाता है जिसने ऑब्जेक्शन किया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, यहाँ पे वाई की प्रॉपर्टी थी, वाई यहाँ पे मर जाता है, तो इसकी जगह पे इन 6 महीने के भीतर अंदर कौन आएगा, तो इनका एलआर आएगा, जिसको शॉर्ट में अपने एलआर बोलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक प्रतिनिधि अपने इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर जो दावेदार है आपत्ति करता है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इसकी जगह पे एलआर आएगा, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन मे इन द इवेंट ऑफ द डेथ claimant and objector be continued his legal representative। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो आगे अपना जो ऑब्जेक्शन है, क्लेम है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के तहत जो क्लेम किया है, जो ऑब्जेक्शन किया है, उस कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। अब जो आपको ऑब्जेक्शन एंड क्लेम करना है वो किस कोर्ट में आपको प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा कुर्की का आदेश दिया गया है। ऑब्जेक्शन एंड क्लेम भी आप उसी कोर्ट में करोगे जिस कोर्ट ने कुर्की का ऑर्डर दिया है, या यदि क्लेम या ऑब्जेक्शन सबसेक्शन 1 के तहत समर्थित आदेश के तहत संलग्न संपत्ति के संबंध में है, धारा 85 सबसेक्शन 2 में, तो उस जिले के सीजीएम के न्यायालय में जिसने कुर्की की गई है वो क्या करेगा, उसके सामने आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो हमें ऑब्जेक्शन एंड क्लेम करना है वो किस कोर्ट में करेंगे, उस कोर्ट में करोगे जिसने प्रॉपर्टी को कुर्क करने का ऑर्डर दिया है। या अगर प्रॉपर्टी जो है जिले के बाहर थी तो फिर किसने ऑर्डर दिया था, सीजीएम ने दिया था उस एरिया के, तो उस जिस एरिया के सीजीएम ने जो ऑर्डर दिया था प्रॉपर्टी कुर्क करने का, आप उसमें ऑब्जेक्शन एंड क्लेम कर सकते हो। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1
may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in the respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 section 85 in the court the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। तो जिसके द्वारा सीजीएम के द्वारा आपने ऑर्डर दिया है, प्रॉपर्टी कुर्क करवाई है, आप उसके कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हो। देन सबसेक्शन 3 कहते हैं ऐसे प्रत्येक दावे या आपत्ति की जांच उस कोर्ट द्वारा की जाएगी जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया है या किया गया जाएगा। तो इसमें इंक्वायरी कौन करेगा इस मैटर की? तो जिसमें आपने ऑब्जेक्शन किया है वही कोर्ट करेगा। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, जांच किसके द्वारा की जाएगी? इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड। तो जिसके द्वारा ऑर्डर दिया गया है वही क्या करेगा? इसका मैटर सुनेगा। लेकिन यदि इसे सीजीएम के कोर्ट में प्राथमिकता दी जाती है, बनाया जाता है, तो सीजीएम क्या कर सकता है? अपने सबऑर्डिनेट किसी भी मजिस्ट्रेट को निपटान के लिए दे सकता है। अगर सीजीएम के पास मैटर गया है तो सीजीएम क्या कर सकता है? उस मैटर को निपटाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को मैटर दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट if it is preferred or made in the court of a chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him। जो उसका subordinate है वो उसको मैटर दे सकता है। Then subsection 4, subsection 4 कहते हैं कोई भी पर्सन जिसका क्लेम या ऑब्जेक्शन सबसेक्शन 1 के तहत एक आदेश द्वारा पूर्ण या आंशिक एक पार्ट में या कंप्लीट जो था के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है। जो आपने ऑब्जेक्शन एंड क्लेम किया कि आपने गलत पर्सन की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी, अगर उस ऑर्डर को डिनाई कर दिया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता, तो ऐसे आदेश की तारीख से 1 साल के अंदर, अंडरलाइन करो प्री का क्वेश्चन, 1 साल के अंदर अधिकार स्थापित करने के लिए आप केस भी कर सकते हो, सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो कि जब मान लो कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया, गलती से क्या कर दी? आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, तो 6 महीने के अंदर आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा कि आपने मेरी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी है, मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हूं। लेकिन कोर्ट ने आपके इस ऑर्डर को, आपने इस ऑब्जेक्शन को क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये आपने जो ऑब्जेक्शन किया ये गलत है, तो अब आपके पास एक और रेमेडी बची है। आप 1 साल के अंदर क्या कर सकते हो? सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। किस बारे में? कि ये जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर है ये गलत है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। वह विवादित संपत्ति के संबंध में दावा करता है, लेकिन ऐसे मुकदमे के परिणाम के दिन यदि कोई आदेश निश्चायक माना जाएगा, देन इस केस में जो 1 साल के अंदर आपको करना है, इस केस में जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in the part of any under subsection 1 may within a period of 1 year, 1 साल के अंदर from the date of such order, जिस दिन ऑर्डर आया, institute a suit, आप एक वाद संस्थित कर सकते हो to establish the right, अपने राइट के लिए, which he claim in respect of the property dispute but subject to the result of such suit, if any the order shall be conclusive। तो जो भी ऑर्डर आएगा वो कंक्लूसिव ऑर्डर माना जाएगा। तो ये हमारे लिए पूरा प्रोसीजर 87 का प्री और मेंस का अच्छा क्वेश्चन बनता है। देन बात करते हैं 88, रिलीज, सेल एंड रिस्टोर। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी की कुर्की, वापसी और जब्ती कर रहे हैं ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया है, जिसको कुर्की हमने की है। अब देखो, यदि उद्घोषित व्यक्ति जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है, कि जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हमने कहा था कि तुम 30 दिन के अंदर आ जाओ, अगर उद्घोषित व्यक्ति उस टाइम के अंदर आ जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? कुर्की से, संपत्ति को कुर्की से मुक्त कर देगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, हमें उस अपराधी से लेना देना है। हम जो चाहते थे कि अपराधी हमारे पास आए, अगर वो आ जाता है तो फिर हम क्या कर देंगे? उस प्रॉपर्टी को जिसको हमने कुर्क किया रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेमेशन में स्पेसिफाइड टाइम था उसमें अपीयर हो जाते हैं, द कोर्ट शैल, कोर्ट क्या करेगा? मेक एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देगा, रिलीजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को छोड़ने का, फ्रॉम द अटैचमेंट, जिसको उसने कुर्क करने के लिए कहा था। तो जैसे ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ गया, हमने जो प्रॉपर्टी उसकी कुर्क की है वो हम उसको छोड़ देंगे। देन सबसेक्शन 2, यदि प्रोक्लेम्ड पर्सन
प्रोक्लेमेशन में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता। अब सबसेक्शन 2 में हमें ये कह रहे हैं कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन था वो एक स्पेसिफिक टाइम जो हमने उसको दिया उस टाइम में नहीं आता। सबसेक्शन 2 में हेडिंग लगा दो कि उद्घोषित व्यक्ति निर्दिष्ट समय के भीतर जब उपस्थित नहीं होता, और पहले वाले में जब उपस्थित हो जाता है तो उपस्थित नहीं होता तो कुर्की के तहत संपत्ति राज्य सरकार के निपटान में होगी। अगर नहीं आया तो हमें भी केस तो कंप्लीट करना है, जो जिसका खर्चा हुआ है, जो जिसको लॉस हुआ, इंजरी हुई है, वो तो हमें देनी पड़ेगी। तो फिर क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी है कुर्की के लिए वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, लेकिन इसे कुर्की की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक, ध्यान से सुनो, लेकिन इस कुर्की की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक और 87 के तहत किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के तहत निपटारा होने तक नहीं बेचा जाएगा। कि जैसे ही अगर वो प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आता तो प्रॉपर्टी किसके अंडर चली जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी। लेकिन अगर उस बीच अगर किसी पर्सन ने जिसने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हूं, ऑब्जेक्शन करता है, क्लेम करता है, तो जब तक उस ऑब्जेक्शन एंड क्लेम का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उस अटैच प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते, जब तक कि यह शीघ्र और प्राकृतिक क्षयशील अधीन न हो। मतलब अगर प्रॉपर्टी खराब होने लायक है तो आप उसको बेच सकते हो, जो पैसा आएगा वो आप कोर्ट में जमा कर दो। अदर देन जब तक ये ऑब्जेक्शन एंड क्लेम का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। या कोर्ट मानता है कि बिक्री मालिक के लाभ के लिए होगी, इनमें से किसी भी मामले में न्यायालय जब भी उचित समझे उसे बेच सकता है। कि अगर प्रॉपर्टी खराब होने लायक है तभी आप उसे बेचोगे, अदरवाइज आप उसे नहीं सेल कर सकते। जब तक, कब तक, जब तक उसका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन does not appear within the time specified, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन टाइम के अंदर नहीं आता जो बताया है इन द प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा में, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट, जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी वो डिस्पोजल के लिए। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड, कब नहीं बेची जाएगी, until the expiration of 6 month, 6 महीने के अंदर, कब, from the date of the attachment and until any claim referred on objection made under 87, अगर उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्शन एंड क्लेम किया है 87 में तब तक वो नहीं बेची जाएगी, has been disposed under this section unless it is the, लेकिन फिर भी speedy and natural decacy of the court consider that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which case the court may be cause it to be sold whenever it thinks fit। अगर वो प्रॉपर्टी प्रकृति क्षयशील है, खराब होने लायक है, तो कोर्ट उसको बेच सकता है, क्योंकि अगर नहीं बेची ना तो ओनर के लायक बचेगी, ना ही उससे कुछ फिर मिलेगा। तो अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी बेचना सही है, जो पैसा आएगा हम कोर्ट में जमा कर लेंगे, तो जैसा कोर्ट को लगता है वैसा कोर्ट ऑर्डर दे देगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। यहां से भी हमारा एक प्री का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यदि कुर्की की तारीख से, अंडरलाइन करो, 2 साल के भीतर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति सबसेक्शन 2 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास निपटान में है, रही है, स्वेच्छा से उपस्थित होता है, पकड़ा जाता है, न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, देन क्या किया जाएगा। देखो ये कह रहा है कि जब हमने प्रॉपर्टी को कुर्क किया, लेकिन जिस दिन कुर्की की उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर क्या होता है, प्रोक्लेम्ड पर्सन खुद आ जाता है, पकड़ कर ले आते हैं, या फिर स्वेच्छा से पकड़ा उपस्थित होता है जिसके द्वारा संपत्ति कुर्क करने का ऑर्डर दिया गया था, या वह न्यायालय जिसके अधीन ऐसा कोर्ट है, ऐसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करता है कि वह वारंट के एग्जीक्यूशन से बचने के उद्देश्य से खुद को नहीं छुपा रहा था, वो फरार नहीं हुआ था और उसे ऐसी कोई सूचना ही नहीं थी। वो बोल रहे कि आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं फरार हो गया था, मैं बच रहा था, मैं छुप रहा था, एक्चुअल में तो ये देखो मेरे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची कि मेरे अगेंस्ट ये केस चल रहा है। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि यस एक्चुअल में इस पर्सन को तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, देन क्या होगा, जो उसमें उसे निर्दिष्ट समय के भीतर संपत्ति पर उपस्थित होने के लिए सक्षम बनाती। जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं कोर्ट में कैसे आ जाऊंगा, मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी को खराब होने दूंगा। यदि उसे बेच दिया गया है तो बेचने
के बाद जितने भी उसके शुद्ध नेचुरल जो पैसे थे उसका केवल एक हिस्सा बेचा गया है, तो बिक्री की शुद्ध आय और संपत्ति का अवशेष कुर्की के परिणाम स्वरूप होने वाले सभी खर्चों को पूरा करने के बाद उसे सौंप दिया जाएगा। मतलब ये हमें सिंपल ये चीज कहना चाहते हैं कि जिस पर्सन को आपने बुलाया, जिसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया, उसने कोई ऑब्जेक्शन क्लेम नहीं किया या किसी अदर पर्सन ने किया, लेकिन जब कुर्की हुई उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर अगर वो पर्सन हाजिर हो जाता है खुद से या पकड़ कर लाया जाता है, तो अगर वो कोर्ट को ये सेटिस्फाइड कर देता है कि आप ये बोल रहे हो मैं बच रहा हूं, मुझे तो देखो किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, अगर उसने कोर्ट को संतुष्ट कर दिया तो कोर्ट क्या करेगा, अगर उसकी प्रॉपर्टी को बेच के कुछ पैसा लाया हुआ है कोर्ट में जमा किया हुआ है, तो उसमें जो कुर्की के खर्चे वगैरह थे वो खर्चों को निकाल के बाकी जो उसकी मेन अमाउंट बचेगी या मेन जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा मेंस का और प्री का और प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। देन ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हमारा सेक्शन 89 कहते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, कि अब जो आपने जो प्रॉपर्टी की वापसी के लिए आपको अपील करनी है तो आप अपील किधर करोगे। जनरल एक चीज बता देती हूँ, सेक्शन 89 में सिंपल ये लिख दो कि सामान्यतः जिस न्यायालय की जहां अपील होती है उसी न्यायालय में अपील की जाएगी। जैसे समझो अगर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दिया है तो इसकी अपील कहाँ होती है, सेशन कोर्ट में होती है। सेशन सीजेएम ने कोई ऑर्डर दिया है तो अपील कहाँ होती है, सेशन कोर्ट में होती है। सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में होती है। यही तो जनरल प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इन्होंने भी यही कहा कि जनरली जहां जिस कोर्ट की अपील होती है वहीं अपील की जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो सीजेएम के पास मैटर गया हुआ था, सीजेएम ऑर्डर देता है तो सीजेएम की अपील कहाँ होगी, भाई सेशन कोर्ट में होगी। तो ये भी यही कहता है कि सेशन कोर्ट में अपील कर दी जाएगी। तो इसको सिर्फ आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझो। देन हमारा फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, मतलब आदेशिकाओं के बारे में कुछ अन्य रूल्स भी है, उसके बारे में ये बात हमें करता है। देखो इससे पहले सम्मन, गिरफ्तारी का वारंट और प्रोक्लेमेशन, तीनों से ही हमारा मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। 10 से 15 नंबर का अलग अलग पार्ट से सम्मन का अलग बन सकता है, गिरफ्तारी का और प्रोक्लेमेशन का वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे प्री के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इनसे इंपॉर्टेंट आपसे इंटरव्यू में प्रॉब्लम बेस्ड भी पूछ सकते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है ये हमारा जनरल पार्ट है, कुछ ऐसी जनरल नॉलेज की बातें बताता है, तो आप इनको चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो जैसा मैं आपको समझाऊं, या एज इट इज डायरेक्ट की लैंग्वेज भी लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन, मतलब हम सम्मन की जगह पे वारंट भी कर सकते हैं जारी। कब कर सकते हैं ये सेक्शन हमें बताता है कि एक कोर्ट किसी भी मामले में जिसमें इस संहिता द्वारा किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया करने का अधिकार है, लिखित रूप में अपने कारण दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर सकता है। कि एक बार जिस पर्सन के अगेंस्ट हमने रिट सम्मन जारी किया है तो उस कोर्ट को लगता है तो वो सम्मन के स्थान पे वारंट भी जारी कर सकता है, लेकिन कब जारी कर सकता है। तो 2 बातें हमें यहाँ बताइए, यदि या तो ऐसे सम्मन जारी होने से पहले या उसके जारी होने के बाद उसकी उपस्थिति के लिए तय समय से पहले अदालत को यह विश्वास करने का कारण दिखता है कि वह भाग गया है, सम्मन का पालन नहीं करेगा। कोर्ट सम्मन की जगह पे वारंट कब निकालेगा, जब कोर्ट को सम्मन निकालने से पहले या बाद में ये पता चल जाता है कि ये पर्सन तो भाग चुका है, ये कोर्ट में आसानी से नहीं आने वाला, सम्मन का पालन नहीं करने वाला। या यदि ऐसे समय में जिसमें उपस्थित होने में विफल रहता है और ये साबित हो जाता है कि सम्मन को उसके अनुसार उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए समय पर विधिवत तामील कर दिया है और ऐसी विफलता के लिए कोई भी उचित बहाना नहीं है, कि जब ये क्लियर हो चुका है कि सम्मन की तामील तो तेरे पर हो चुकी है उसके बावजूद भी तू नहीं आता, आप नहीं आते कोर्ट में, तो और नहीं आने का तेरे पास कोई रीजन भी नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, सम्मन के स्थान पे वारंट जारी कर सकता है। तो ये 2 चीजें हमें बताता है जनरल रूल कि सम्मन के स्थान पे कब वारंट जारी किया जा सकता है। देन बात करते हैं 91, पावर टू टेक बॉन्ड
और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, कि हम तेरी अपीयरेंस के लिए क्या कर सकते हैं, बंद पत्र भी भरवा सकते हैं, जमानत पत्र भी भरवा सकते हैं, कि जब कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी कोर्ट में पीठासीन अधिकारी को सम्मन या वारंट जारी करने का ऑर्डर है, ऐसे कोर्ट में उपस्थित होता है, तो ऐसे अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से ऐसे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बॉन्ड मतलब बंद पत्र या जमानत बॉन्ड मतलब जमानत पत्र निष्पादित करने की मांग कर सकता है, या कोई अदर कोर्ट जहां मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जब जिस पर्सन को हमने कोर्ट में बुलाना था, अगर वो कोर्ट के सामने हाजिर होता है तो कोर्ट उससे क्या कर सकता है, बेल और बॉन्ड भी भरवा सकता है। देन बात करते हैं 92 कहते हैं अरेस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब जो भाई हमने आपसे सेक्शन 91 में बेल बॉन्ड भरवाया, उस बेल बॉन्ड को फुलफिल ही नहीं कर रहे आप। हमने आपसे बेल बॉन्ड भरवाया कि जब जब हम आपको बुलाएंगे तब तब तुम आओगे, लेकिन आप तो आते ही नहीं हो, ब्रीच करते हो, भंग करते हो। तो फिर क्या करेंगे कि जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के तहत लिए गए किसी बॉन्ड या जमानत बॉन्ड से बंधा हुआ है, किसी न्यायालय के समक्ष अपीयर नहीं होता, तो ऐसे कोर्ट में अध्यक्षता मतलब पीठासीन अधिकारी एक वारंट जारी कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट के सामने लाया जाए। कि जब आप बेल बॉन्ड भर के गए हो तो भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि जैसा कोर्ट कहे, जिस टाइम पे कहे, जिस दिन पे कहे, आना पड़ेगा। आते ही नहीं हो तो कोर्ट क्या करेगी भाई, वारंट जारी करेगी। देन वारंट जारी, गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी, तो जहां भी आप दिखोगे वहां सीधा आपको पकड़ेगी और कोर्ट के सामने लेके आएगी। देन सेक्शन 93, लास्ट सेक्शन है इस पार्ट का, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। तो ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये जनरली कहां पर एप्लीकेबल होंगे, इन्होंने समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, या तो समन्स के लिए या गिरफ्तारी के लिए, वारंट के लिए एप्लीकेबल होंगे। कि इस चैप्टर में समन या वारंट और उनके जारी होने, तामील और एग्जीक्यूशन से संबंधित प्रावधान जहां तक संभव हो इस संहिता के तहत जारी किए गए प्रत्येक सम्मन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट पर लागू होंगे। तो ये चैप्टर्स कहां पर लागू होंगे, सम्मन और गिरफ्तारी के वारंट पर लागू होंगे। जनरल चाहो तो सिर्फ टाइटल लिख दो नोट्स में, अंदर की बात लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टोटल हमारा पार्ट जो 63 से स्टार्ट हुआ था और 93 तक हमने पढ़ा। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स के भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, प्री के भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। पूरी कोशिश मेरी है कि डेली इवनिंग 7 बजे आपके लिए लेक्चर आ जाए। बाकी अगर आप चाहते हो एमडी लॉ क्लासेस की पेड बैचेस ज्वाइन करना, तो हर एक जुडिशरी की क्लासेस अवेलेबल है। क्योंकि देखो आप भी इतने समझदार हो, मैं सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं दे सकती, क्योंकि सिर्फ एक ही अर्निंग पॉइंट है आपकी जो पेड क्लासेस होती है। तो आप चाहो तो कंप्लीट पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस भी स्टेट की आप जुडिशरी करना चाहते हो। प्लस अगर आप एलएलबी की क्लासेस करना चाहते हो तो एलएलबी की क्लासेस कर सकते हो। सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओनली नोट्स परचेज करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। देखो एमडी लॉ क्लासेस के नोट्स इसीलिए थोड़े कॉस्टली है, क्योंकि जो नोट्स बनाए जाते हैं वो जुडिशरी पर्पस से बनाए जाते हैं। अगर जब आप नोट्स लेते हो तो मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आपको नोट्स लेने के बाद ना तो किसी कोचिंग की नीड पड़ेगी, ना ही एक्स्ट्रा कमेंट्रीज की नीड पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं नोट साथ के साथ करवाती हूँ। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट बनाए जाते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं होते, वो मेंस, प्री और इंटरव्यू, क्योंकि हर एक सेक्शन में जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वहां पे भी इंटरव्यू का क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, कौन सा आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसे आंसर राइटिंग फ्रेम करनी है, सारी चीजें नोट्स में होती है। तो आप एमडी लॉ क्लासेस की पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना है।